हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा आप सभी स्टूडेंट क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले 1 फरवरी के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध तत्व कार्बन से बनाए गए प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब कार्बन से बनाया गया जो प्रतिरोध होता है उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ये उच्चतर परिसर के होते, ये सुसंहत एवं सस्ते होते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में व्यापक रूप से होता है और इसके प्रतिरोध को कलर कोड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे काला के लिए अंक 0 और उसका गुणांक क्या होगा 1, भूरा के लिए अंक 1 और गुणांक 10⁻1, उसी तरीके से लाल के लिए 2 और गुणांक 10⁻2, नारंगी के लिए अंक 3 और गुणांक 10⁻3, पीला के लिए अंक 4 और गुणांक 10⁻4, हरा के लिए अंक 5 और गुणांक 10⁻5, नीला के लिए अंक 6 और गुणांक 10⁻6, बैंगनी के लिए अंक 7 और गुणांक 10⁻7, ग्रे के लिए अंक 8 और गुणांक 10⁻8 और सफ़ेद के लिए अंक 9 और गुणांक 10⁻9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बोला जा रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर का विद्युत प्रतिरोध बहुत ही कम होता है तथा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ की लगभग कुल धारा जो होती है इससे होकर प्रवाहित होती है। अतः इस क्रम में जोड़ने पर हमें धारा का सही मान क्या होता है, प्राप्त होता है। जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसे डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। समांतर क्रम में जोड़ने से जो विभव प्रतिरोधक का होता है वही विभव उसमें भी होता है तथा ये उस विभव का सही माप करता है। इसलिए परिपथ में समांतर क्रम में वोल्टमीटर को क्या करते, जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो सवार्ट्स लॉ किसे कहते हैं। बायो सवार्ट का नियम लिखे। इस नियम का प्रयोग करते हुए धारा युक्त वृत्ताकार लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। तो बायोस सेवर्ट का नियम था कि किसी धारावाही अल्पांश IDL के कारण इसमें r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, dB वेक्टर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, dB वेक्टर तार के अल्पांश के भी समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, dB वेक्टर तार तथा आर वेक्टर के बीच के जया के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट, डीबी वेक्टर तार तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को लिखा गया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहला वाला बोला गया कि धारा के समानुपाती होता है, जो कि दूसरा वाला बोला है कि अल्पांश के समानुपाती होता है, यानी डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अब डीबी वेक्टर जो होता है आर वेक्टर के बीच के जया के समानुपाती होता है। मतलब डीबी वेक्टर, डीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जया, मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। और तार के बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब इसी से पता चल गया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r²। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, उसके लिए एक कांस्टेंट आएगा μ0/4π, जहां μ0 क्या है, नियतांक है। म्यू नोट को निर्वात की चुंबकशीलता
म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक है, जहां म्यू नोट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो डीवी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्या किया गया, एक चित्र में वृत्ताकार लूप है जिसमें ये आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लूप की जो त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूप की त्रिज्या क्या है, आर है। वृत्ताकार लूप के अक्ष से एक्स दूरी पर, इस वृत्ताकार लूप के एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा dv बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इन मॉडुलस ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो देयरफॉर dl और r वेक्टर के लंबवत है, तो उन दोनों के बीच थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और त्रिभुज OAP में यहाँ पे आप देख सकते हैं OAP एक त्रिभुज बन रहा, OAP त्रिभुज बन रहा है जिसमें r स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। तो देयरफॉर dv जो हो गया वो बराबर हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl r साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर इंटू r। तो ये r से r कैंसिल आउट, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमको पता है 1 होता है। तो फाइनली क्या हो गया, dv बराबर हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर dv बराबर हो गया म्यू नोट आई dl अपॉन 4 पाई, और चूंकि आर स्क्वायर हम स्मॉल आर स्क्वायर देखे ये वाला समीकरण से, यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र केवल x घटक के कारण होगा, इसलिए dbx बराबर हो गया dv कोस थीटा के। तो समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में कोस थीटा बराबर r डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 कह रहा है कि dbx बराबर होगा म्यू नोट आई dl अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी को स्क्वायर रूट अंडर लिखा है तो उसका पावर मतलब 1/2। तो पूरे लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है dbx बराबर होगा म्यू नोट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर dl। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो गया म्यू नोट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब चूंकि dl का इंटीग्रेशन निकल के आएगा l, इसका जो लिमिट होगा 0 से 2 पाई आर। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ 2 पाई आर बचेगा। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया म्यू नोट आई, और r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 बचा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। आइए लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए 1834 ईस्वी में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने एक नियम दिया जिसे उन्हीं के नाम पर लेंज का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार कहने का नियम था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भी क्या है, आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित, इससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा परिपथ से प्रवाहित हो धारा को ही क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करें। किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से प्रवाहित कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। कह रहा है कि किसी बंद पथ के चारों ओर, कोई बंद पथ है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा उस पथ से प्रवाहित कुल धारा का म्यू नोट गुना होगा। तो इसका सत्यापन करने के लिए वृत्ताकार सतह से चालक को क्या कर दिया गया, एक वृत्ताकार सतह से चालक को घेरा गया। इस चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा P पर जो होगा B जो होगा म्यू नोट आई अपॉन
2 पाई आर होगा। अब बी वेक्टर, अब ये जो बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर परस्पर समांतर है, इसलिए थीटा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर तो डीएल वेक्टर क्या होगा, बी डी एल कोस थीटा, चूंकि कोस 0 डिग्री 1 हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, चूंकि बी कांस्टेंट है तो बी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब हम जस्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आता है, 2 पाई आर, तो यानी बी इंटू 2 पाई आर लिख दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बराबर हो गया, अब चूंकि बी देखिए कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर है, तो इस 2 पाई आर से इस 2 पाई आर। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। क्या हो गया, कट गया, तो ये बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई के। क्वेश्चन नंबर 17, फैराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखें। जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। इनके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती भी होती है। कह रहा है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, तो जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होता है जब तक परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। इसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के भी समानुपाती होती है। देयरफॉर ई वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ 5b अपॉन dt। यदि फेरों की संख्या क्या है, n है, तब अब E बराबर होगा n डेल 5b अपॉन dt। लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स का, लेंज का नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। तो दिशा के साथ प्रेरित विद्युत वाहक जो होगा E बराबर होगा -n d∅ अपॉन dt, -n d∅ अपॉन dt। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो -n और फाई का वैल्यू ∅1 से ∅2 होगा, यानी -n ∅2 -∅1 अपॉन dt ही इसका क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संधारित्र के धारिता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। कहा जा रहा है कि संधारित्र के धारिता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। इसको क्वेश्चन को देखने से पहले वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते। या वैसे स्टूडेंट जिनको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इस PDF को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। संधारित्र की जो धारिता होती है, किसी चालक की आवेश संग्रहित करने की क्षमता को संधारित्र की धारा कहते हैं, या दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात होता है। ठीक है, अर्थात C बराबर होता है Q अपॉन V के। Q क्या है, दिया गया आवेश, और V क्या है, पोटेंशियल यानी विभव। आवेश को इंग्लिश में चार्ज करते हैं। तो संधारित्र की धारा निम्न कारकों से प्रभावित होती है। पहला, प्लेटों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तीसरा, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा हुआ। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद करके जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। शंट के आयस्क का उपयोग को लिखें। तो किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए समांतर क्रम में अत्यल्प मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। इसी प्रतिरोध को शांत कहा जाता है। इसका मान निम्न व्यंजक से प्राप्त होता है। जो R होता है बराबर होता है I इंटू
आई स्मॉल जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस ऑफ आई जी होता है, जहाँ पर आर क्या है, संट का मान है, आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है, आई क्या है, परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो संट के निम्न उपयोग है, संट के क्या है, बहुत सारा उपयोग है, लेकिन कुछ उपयोग को यहाँ पे बताया गया। संट जो होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। दूसरा, एमीटर को प्रास बढ़ाने में भी संट क्या करता है, मदद करता है। एमीटर का प्रास बढ़ाने में भी संट का क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, परिनालिका क्या है? परिनालिका क्या है? या कुंडली के रूप में तार होता है, इसमें फेरे अत्यंत निकट होते, इसकी लंबाई इसकी व्यास की अपेक्षा बहुत अधिक होती, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा इसके अक्ष के समांतर होता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एन आई, जहाँ पर एन क्या है, परिनालिका में फेरों की संख्या, और जबकि आई क्या है, परिनालिका में प्रवाहित धारा है। फिर से परिनालिका क्या कहता है, तो यह कुंडली के रूप में तार होता है, इसमें फेरे अत्यंत निकट होते हैं, इसकी लंबाई इसकी व्यास की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा इसके अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती ईएमएफ जिससे जुड़े एलसीआर श्रेणी परिपथ में तत्क्षणिक धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो एलसीआर श्रेणी परिपथ में इसमें एक प्रतिरोध, एक प्रेरक तथा एक संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्रोत के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो तत्क्षणिक मान होता है भी बराबर होता है वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एक सर्किट का डायग्राम बनाया गया, यहाँ पर ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, वी आर बराबर होगा आई आर, जहाँ वी आर एवं आर समान कला में जिसे ओ ए वेक्टर द्वारा क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। एल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, बी एल बराबर होगा आई इंटू एल, वी एल जो है धारा आई से पाई बाई 2 आगे जिसे ओ बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया है। सी के सिरों पर जो विभवांतर होगा वी सी बराबर आई इंटू सी, वी सी धारा आई से पाई पीछ जिसे ओ सी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि VL ग्रेटर देन VC तो इनके परिणामी VL माइनस VC को OD वेक्टर द्वारा हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। LCR श्रेणी परिपथ के परिणामी वोल्टेज को OE वेक्टर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए VLCR जो होगा स्क्वायर रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब चूंकि OE कितना दे रखा है उसको पुट करेंगे VR स्क्वायर प्लस OD BL माइनस BC का होल स्क्वायर, इसलिए VLCR क्या निकल के आया, VR यानी I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी VLCR हो गया I इंटू स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देयरफॉर XL जो होता बराबर होता WL के, तो XC बराबर होगा 1/WC के। तो VLCR जो होगा बराबर होगा I इंटू स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस WL माइनस 1/WC का होल स्क्वायर। इसलिए धारा जो I होता है वो बराबर होगा VLCR होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसे परतदार क्यों बनाया जाता है, इसके कार्य सिद्धांत को लिखिए। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, या दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, या निम्न वोल्टेज के उच्च धारा को उच्च वोल्टेज के निम्न धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। निम्न वोल्टेज के उच्च धारा को उच्च वोल्टेज के निम्न धारा में परिवर्तित करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, या उच्च वोल्टेज के निम्न धारा को निम्न वोल्टेज के उच्च धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार भंवर धाराओं के प्रेरणा से ऊर्जा की होने वाली हानि को कम करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत क्या कहता है, या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। जैसा कि फिगर देख सकते हैं, इसमें नर्म लोहे के पटली क्रोड पर दो अलग अलग कुंडलियों को लपेटकर इसका निर्माण किया जाता है। वह कुंडली जिस पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निवेशित किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। वह कुंडली जिसमें आरएल प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। इस पर निर्गत वोल्टेज क्या होता है, हम प्राप्त किया जाता है। जैसा कि फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट, और यहाँ पर एक नर्म लोहे का क्रोड को क्या किया गया, लगाया गया है। ठीक है। जब प्राथमिक में
धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो दोनों कुंडलियों से क्या होता है, संबंध होता है। यदि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनएस है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली के ईपी बराबर होगा माइनस ऑफ एनपी डी फाई अपॉन डी टी। द्वितीय कुंडली मतलब साउथ के लिए ईएस जो बराबर होगा माइनस ऑफ एनएस डी फाई अपॉन डी टी। दूसरा समीकरण इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों को हम आपस में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ईएस अपॉन ईपी बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया एनपी इंटू डी फाई अपॉन डी टी अपॉन एनएस इंटू डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ईएस अपॉन ईपी बराबर हो गया एनएस अपॉन एनपी के, और ये ऑल्सो बराबर होता है वीएस अपॉन वीपी के, जहां एनएस अपॉन एनपी जो है ट्रांसफॉर्मर का क्या है, रेशियो। एनएस अपॉन एनपी जो है ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, रेशियो, और इस रेशियो को हम बराबर मान लिए, के बराबर मान लिए। अब पहला कंडीशन कि अगर के क्या हो जाए, ग्रेटर देन एन हो जाए, के क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो एनएस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एनपी हो जाएगा, एनएस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एनपी हो जाएगा, तब ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऊंचाई होगा, तब ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऊंचाई। यदि के क्या हो जाए, लेस देन हो जाए 1 के, तो यानी एनएस क्या हो जाएगा, लेस देन एनपी के, तब ट्रांसफार्मर क्या होगा, अपचाई होगा, तब ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, अपचाई। अब तीसरा जो केस बनता है वो के बराबर 1 यानी एनएस किसके बराबर हो गया, एनपी के, तब आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अगर एनएस एनपी बराबर हो गया तब आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाएगा, यानी अगर एनएस बराबर है ग्रेटर देन एनपी के तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई होगा, एनएस लेस देन एनपी तब ट्रांसफार्मर अपचाई होगा, और बराबर हो गया तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहलाता है। इस स्थिति में वीपी आईपी बराबर होगा वीएस आईएस के, तो वीएस अपॉन वीपी बराबर हो जाएगा आईपी अपॉन आईएस के, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, फिजिक्स के और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।